सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। एक और वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की लेकर आ गया हूं। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के यानी रियल नंबर्स के क्वेश्चंस कराए थे। इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन यही हो, बस वैल्यू चेंज कर दे, नहीं तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 16 मार्क्स कैरी करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी हम देखते हैं। द बिलो पिक्चर्स आर द फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इमेज में आप देख सकते हो इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या है, पैराबोलिक शेप है, यानी जो ऐसे कर्व टाइप का शेप होता है या ऐसे जो शेप होता है या ऐसे यू टाइप का जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है। तो आप देख सकते हो ये शेप। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। यानी क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, कोई भी वेरिएबल हो, जैसे x हमने ले लिया तो उसकी पावर 2, तो कहीं पर भी आपको मैक्सिमम पावर x स्क्वायर दिख जाए तो समझ लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। तो ये सब आर्क है ऐसे, ठीक है। तो पैराबोलिक आर्क किसे कहेंगे, जिसका शेप पैराबोला टाइप का होगा, ठीक है। ये शेप मैंने सब बनाया है, ये पैराबोला है। इन स्ट्रक्चर दिए कर्व्स रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोडिंग। अभी आप देख रहे होगे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा। ये सिर्फ फैशन के लिए ऐसे डिजाइन नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पीछे एक रीजन है। ये बहुत अच्छी तरीके से लोड को बैलेंस कर ले रहा है। जैसे ये आपका ये ब्रिज की इमेज है, तो ये शेप बनाने का मकसद देखने भी अच्छा लग रहा है। आम आदमी तो सोचेगा ये फैशन में डिजाइन में बनाया गया है, लेकिन डिजाइन तो एक पर्पज है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि ये बहुत अच्छी तरीके से लोड को बियर कर पा रहा है, अच्छे से ब्रिज की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड सो कैन बी फाउंड इन द ब्रिजेस एंड आर्किटेक्चर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म। इसीलिए आप देख सकते हो ब्रिजेस के अंदर और बहुत सारी आर्किटेक्चर वाली डिजाइन के अंदर इस तरह का शेप आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a b c r। तो आपने पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरह से होता है, जहां पर a b c क्या है। तो रियल कंडीशन जो आपकी बुक में भी लिखी है वो यही है कि a b c रियल नंबर तो है ही, लेकिन a एक नॉन जीरो है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो क्या बचा, bx + c, तो एक लीनियर बन जाएगा ये इक्वेशन जो है। और क्वाड्रेटिक के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि x² वाला टर्म, यानी जो भी वेरिएबल हो, चाहे y का हो, x का हो, z का हो, यहाँ x की बात हो रही है, तो x² का टर्म आपको दिखना ही चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि a जीरो ना हो, क्योंकि a जीरो हो गया तो x² वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। तो c वाली कंडीशन परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac। देन तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो उसकी d की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये जनरल कंडीशन है, तो d की वैल्यू 0 होगी, ये हो गया, इसका d वाला ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड 1/α आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - x + 8k, देन k इज। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं, यानी उनके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, जहां c क्या होता है, कांस्टेंट वाला टर्म, यानी ये 8k पूरा कांस्टेंट वाला टर्म होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा, यानी x y इस तरह का कुछ टर्म नहीं लगा होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 8k, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट होगा, यानी x² के पीछे जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो ये हो गया हमारा 4k सॉल्व करने पे। अब जो जीरोस हैं उनकी वैल्यू क्या है, अल्फा और 1/α, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1/α इज इक्वल टू 4k। तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x² + 1 इज इक्वल टू। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट x एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस x एक्सिस एट 1 पॉइंट, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एट x, आइदर टच और इंटरसेक्ट एट x। तो क्या होगा, पहले ग्राफ हमको पता हो कि ये ग्राफ कैसे होता है। देखो मैं इसके 2 तरीके बताता हूं, एक तो कैलकुलेशन बेस्ड और दूसरा ग्राफ बेस्ड। पहले ग्राफ वाला देख लेते हैं। तो हमारा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x² + 1, ये ग्राफ है हमारा। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखूं तो y क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, x की वैल्यू यहां पर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगी, 1² + 1, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर -1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 2, अब भी 2 आएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा ये,
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। x0 तो y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1 है, यानी हम यहां चल चुके हैं, और y की वैल्यू क्या है 2। x -1 यहां ले लिया हमने, y की वैल्यू क्या होगी 2। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसी तरह ऊपर जाता जाएगा और वैल्यूज निकालोगे। 3 वैल्यूज से हम ग्राफ बना सकते हैं इतना। तो आप देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना उसको कट कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला देख लेते हैं, उसके लिए हमको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी क्या होता है b² - 4ac। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहां x आपको कहीं दिख रहा है, x² + 1 है, x तो कहीं है ही नहीं, यानी b की वैल्यू 0 है, -4। a क्या है, x² कोफिशिएंट, x² के पहले क्या है, कुछ ना दिख रहा हो तो 1 है, 1 हो गया। c की वैल्यू क्या है, यहां पर कांस्टेंट वाला टर्म, ये भी 1 है, यानी d की वैल्यू हमको निकल कर आ गई क्या, -4। और अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है, उस केस में कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलते, यानी एक्स एक्सिस को कहीं से भी वो ग्राफ कट नहीं करता, ये कंडीशन होती है। तो d की वैल्यू 0 से कम आ गई, -4 आ गई, तो हम सीधे कह सकते हैं कि कोई इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। और रूट्स कब मिलता है, जब एक्स एक्सिस को कट किया जाता है, तो इसका मतलब रूट्स नहीं मिल रहे हैं, जीरोस नहीं मिल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं हो रहा है ये। तो उस हिसाब से भी ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो हमें रूट्स का सम दिया है और उसका प्रोडक्ट दिया है, यानी अगर अल्फा और बीटा हम रूट्स की मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1/p, सम क्या दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -p। ठीक है, ये दो चीज हमको दी हुई है, तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो बुक में इसका तरीका एक ठो दिया हुआ है, सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी रहती है, जैसे एक k और ये ब्रैकेट हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये है फॉर्मूला, इसी के अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपको अल्फा बीटा दिया हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, यानी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो, तो बस उसको डायरेक्ट इसमें इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। के हो गया यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको क्या दी है, ये p दी हुई है, -p दी हुई है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो px हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू -1/p, यानी -1/p, ये हो गया। तो ऑप्शन जरा देखते हैं हम, तो ऑप्शन हमारा सी वाला यहां मैच कर रहा है। तो सेकंड केस स्टडी हमारी है, एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज। ठीक है, तो ये आसन है, ये पूरा पोस्चर आपको दिखाया गया है, एंड लेटर एक्सटेंड इन हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ द पोज और पोजीशन, एडिंग, रिक्लिनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोज। ठीक है, तो ये योगा वगैरह आसन की बात हो रही है। तो अपने काम का यहां पर क्या है, इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट द पोज कैन बी रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पोज जो आप इमेज में देख रहे हो, तो ये आपको शेप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे पहली वाली फिगर की बात करें तो ऐसे शेप बनना है, तो ये ग्राफ आपने देखा होगा। सेकेंड वाला देखो, अगर हेड और लेग के हिसाब से हम देखें तो ये ऐसे बनना है, और ये तीसरा वाला, ये वाला की अगर बात करें तो इसमें देखो ऐसे बनना है कर्व, तो ये शेप आपने देखा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है इसमें, द शेप ऑफ द पोज इज शोन इन। तो ये पोज में जो शेप दिया हुआ है वो शेप किस चीज का है, पहला ऑप्शन है स्पाइरल, यानी क्या ऐसे ऐसे कोई शेप है, तो भाई ऐसा तो कहीं नहीं घूम रहा है। एलिप्स यानी ऐसा कोई शेप है, तो ऐसा शेप भी नहीं है। लीनियर मतलब सीधा, तो कोई ऐसे नहीं कि अगर कोई लेटा हो या सीधा खड़ा हो तो लीनियर होगा। डी वाला क्या है, पैराबोला। पैराबोला का मतलब या तो ऐसे शेप हो या ऐसे शेप हो, इसको हम पैराबोला कहते हैं। तो तीनों केस में देख रहे हो पैराबोला बनना है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ। तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, इसे हम कहेंगे ओपन अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और ऐसे भी हो सकता है जिसे हम ओपन डाउनवर्ड कहेंगे। ठीक है, तो हमसे डाउनवर्ड की बात कर रहा है, इसको हम हटाते हैं ओपन वाला। ये ओपन डाउनवर्ड है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो डाउनवर्ड के लिए कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, ये सी वाला ऑप्शन होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं कि इन केस आपको भूल गए तो कैसे निकालोगे। एक छोटा सा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो सबसे छोटा लेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो y = x² हमने ले लिया, ठीक है, जहां b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने 0 कर दी। अब a की वैल्यू 0 तो कर नहीं सकते, इसीलिए a की वैल्यू हमने 1 मान ली।
यानी यहाँ ए क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। ए हमने पॉजिटिव लिया है यानी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये केस है हमारा। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 1 पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, और x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे उस केस में भी y की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो x अगर हम 1 रख रहे हैं यहां पर तो भी हमें y 1 मिल रहा है, और x अगर -1 ले रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है। अब इसको ज्वाइन करके अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ये ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ओपन अपवर्ड। तो ओपन अपवर्ड कब हो रहा है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसी तरह अगर आप जब हम a की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो ग्राफ बिल्कुल उलट जाएगा, इस तरह से ऐसे बनेगा। चाहो तो आप चेक कर लेना, y इज इक्वल टू -x² रख लेना। तो इस केस में a की वैल्यू क्या है हमारी, -1 हम रख रहे हैं, यानी a की वैल्यू 0 से हम कम रख रहे हैं। उस केस में आप खुद सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू एक बार 0 रख लेना, दोबारा x की वैल्यू 1 रख लेना, और x की वैल्यू -1 रख लेना। उस हिसाब से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब प्लॉट करोगे तो इस तरह से ओपन डाउनवर्ड वाला ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये जनरल अगर आप याद है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इनकेस अगर भूल गए तो उसके पीछे की यह लॉजिक है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाए, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज कितने हैं हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वही जीरोज होंगे। एक यहां कट कर रहा है और एक यहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, वाई वाला नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को, ये दो जगह से कट कर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 2। फोर्थ क्वेश्चन है, द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। तो दोनों जीरोज क्या है, देखो ग्राफ छोटा है, आपको वैल्यू ना दिख रही होगी, लेकिन यहां पर वैल्यू लिखी हुई है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक वैल्यू तो यहां पर जो लिखी है वो -2 है, और यहां पर जो लिखी है वो 4 है। तो -2 और 4 किस में है, बी वाला ऑप्शन में, तो बी होगा इसका सही। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज आपको बताने हैं। तो स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म हम लगाते हैं। तो उसके लिए हम 4√3x² को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4√3x² को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लास्ट वाला जो टर्म है सी वाला, -2√3। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 4 2 8, 8 3 24, -24x²। यानी जिन दो टर्म में इस 5x को आपको स्प्लिट करना है उनका प्रोडक्ट -24x² होना चाहिए, और उनका एडिशन 5x होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं। 24 हम लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 12 2 6 और 2 3 2 2 4 4 2 8 और 3। तो 8 और 3 में हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 8x माइनस 3x में से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसी केस में जब हम ऐड करेंगे तो 5x हमको मिलेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x² मिलेगा। ठीक है, 8 3 24x²। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। यहां से क्या कॉमन जाएगा, 4 जाएगा और x जाएगा। यहां क्या बचेगा, √3x प्लस 4 2 8, तो यहां 2 बचेगा, माइनस यहां से देखो 3 कॉमन नहीं ले सकते, √3 हम लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा, x बचेगा, और प्लस क्योंकि माइनस बाहर चला गया, √3 भी चला गया, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये बन जाएगा 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, √3/4, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2/√3। तो देखो कहां पर है ये, -2/√3 और √3/4, ये बी वाला ऑप्शन होगा। तो ठीक है, ये वाली केस स्टडी भी हमारी पूरी हो गई। अब अगली केस स्टडी बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, गोल बॉल होती है, स्फेरिकल बॉल होती है, उससे हम खेलते हैं दोनों स्पोर्ट्स को। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन द बोथ स्पोर्ट्स। तो ड्रिबल एक तरह का टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे सॉकर की बात करें तो बॉल लेके आगे बढ़ते हैं, अपने जो अपोनेंट है, अपोजिट टीम वाला है, उससे बचाते हुए। तो बहुत सारी इसमें ट्रिक होती है, किस तरह से बचाते हुए हमको आगे ले जाना है। इसी तरह बास्केटबॉल में भी होती है। अ बास्केटबॉल प्लेयर यूजेज हिज हैंड एंड अ सॉकर प्लेयर यूजेज हिज फीट। ठीक है, तो आप जानते हो वो हाथ से और ये पैर से ड्रिबल करते हैं। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर ऑन अ लार्ज फील्ड, ये बाहर खेला जाता है। बास्केटबॉल इंडोर खेला जाता है, कोर्ट मेड अप ऑफ वुड। द प्रोजेक्टाइल
path trace of soccer ball and the basketball are in the form of the parabola representing quadratic polynomial। यानी आप देख सकते हो ये सॉकर वाला भी ऐसे बॉल जा रही है गोल करने के लिए, और बास्केटबॉल वाला भी बास्केटबॉल जब उसमें डाल रहा है तो ये ऐसे एक शेप बनाते हुए जा रहा है। तो जिस रास्ते से बॉल गई उसको हम ट्रेस करें, यानी इसको ऐसे प्लॉट करें कि इस रास्ते से होते हुए गई, तो देख रहे हो पैराबोला का शेप बनेगा। तो ये जो शेप होता है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जहां कोई चीज़ हम फेंकते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आती है तो ऐसा शेप बनाते हैं, तो इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्लास 11 के फिजिक्स में ये पूरा सीखोगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ ऐसा इतना समझो कि यहाँ पर एक पैराबोला शेप बनना है, बस इतना इसमें जानना है, बाकी कहानी से कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इन। तो शेप के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो शेप का नाम दिया है पैराबोला, ठीक है, तो डी पैराबोला। सेकंड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी जो ऊपर की तरफ उठाओ। अभी मैंने पूरा बनाकर दिखाया था कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर नीचे हो तो क्या, अभी मैंने बताया था कि ए की वैल्यू क्या होगी, इस केस में ए की वैल्यू 0 से कम होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द ग्राफ फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ये ग्राफ आपको देखना है और आंसर देना है। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर अ पॉलिनोमियल। तो भाई ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो यहां से आते हुए एक बार यहां कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है और यहां एक्स एक्सिस को ये 3 जगह पर कट कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला ऑप्शन 3। अब फोर्थ क्वेश्चन है द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। तो यहां पर आपको वैल्यू साफ साफ ना दिख रही होगी, ठीक है, बहुत छोटा ये बना हुआ है, तो मैं बता देता हूं। जहां ये कट कर रहा है वहां वैल्यू जो लिखी हुई है वो 2 है, यहां पर लिखी हुई है -1 और यहां पर लिखा हुआ है -3, ठीक है, -1 -3 -1 और 2, यही तीनों जहां कट कर रहा है वहां जो वैल्यू है वही जीरोस की वैल्यू होगी। तो यही तीनों वैल्यूज हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, -3 -1 और 2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है आप देख सकते हो इसके अंदर 3 वैल्यूज दे रहा है, यानी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तभी तो इसके 3 जीरोज आ रहे हैं। अब आपको इसके एक्सप्रेशन बताना है, तब इसको करने के लिए कोई बहुत बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लगाएंगे अपना एक जुगाड़। वो क्या लगाएंगे कि हमको जीरोस की वैल्यू पता है, ऊपर हमने देखा क्या है, -3 -1 और 2। तो जीरोस का मकसद क्या होता है कि उस इक्वेशन में अगर हम उस वैल्यू को पुट कर दें तो वो उस पूरी इक्वेशन को जो पॉलिनोमियल है उसको 0 कर देगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो और चेक करते हैं। चलो 2 हम ले लेते हैं और 2 इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो एक्स क्यूब है, 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। अभी हम साइन नहीं लगाते हैं, देखो सारे ऑप्शन में ये सारे टर्म बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का ही फर्क है। तो हम सारे टर्म यहां लिख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर यानी 2 2 4 4 2 8, ये भी 8 हो गया, 5 2 10 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब इसी को सारा मैं कॉपी कर लेता हूं। अब यहां क्या लगा है, प्लस लगा है, यहां माइनस लगा है, यहां माइनस लगा है, यहां प्लस लगा है, यहां माइनस लगा है, यहां प्लस लगा है, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस प्लस और प्लस। तो इसमें चेक करो किसमें 0 आ रही है वैल्यू, 8 8 16 और ये -16, इसमें 0 आ रही है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। और चेक कर लेते हैं, 8 8 16 -10 6 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा ये। तो अब ये वाले को करना है, क्या हो जाएगा, 8 8 16 10 26 26 -6 20 की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर 8 8 16 26 32। तो आप देख सकते हो इसी एक केस में वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब ये इसी का जो है 0 है, यही वाला पॉलिनोमियल होगा जिस केस में 0 हो जाए। इन केस अगर एक से ज्यादा किसी में 0 हो जा रही वैल्यू तो अगली वैल्यू रख के चेक कर लेना, जैसे -1 पुट करके चेक कर लेना। फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो -3 रख लेना। तीनों चेक करने में आखिरकार हो ही जाएगा। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं, एक ही में हो जाएगा। कोई सी एक वैल्यू उठाओ और पुट कर देना, जिस केस में 0 आ गया समझ लो वही एक्सप्रेशन है, ठीक है। पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों केस स्टडी हो गई और हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। इस तरह और जो चैप्टर्स की वीडियो में जब मैं डालूंगा तो उसे देखने के लिए यहाँ पर ऐसे वीडियो के नीचे ट्रायंगल सा बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट होगी क्लास 10 मैथ्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो वहाँ से देख सकते हो, या फिर चैनल को ओपन करके वहाँ होम वीडियो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके CBSE क्लास 10 वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हो। पिछली वाली वीडियो मैंने बताया है
डिटेल में ये चीज़। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।